नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे प्रिया की मौत को लेकर, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, युवती की छत से गिरने से मौत का मामला जिस तरह से सामने आया, अब तक फरार युवक कपिल का कोई भी सुराग नहीं मिला है। ये कपिल वही है जो अस्पताल लेकर पहुंचा था भोपाल में, जेपी अस्पताल में प्रिया को अपने साथ लेकर, लेकिन अस्पताल में छोड़ते ही भाग जाता है। पुलिस की टीम अब युवक की यानी कि कपिल की तलाश में जुटी हुई है। कॉलेज जाने का कहकर घर से निकली थी प्रिया और छत से गिरने पर युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पुलिस को छात्रा के पुराने पड़ोसी कपिल तुषार पर ही शक है, लेकिन कपिल का अब तक कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है कि आखिरकार कपिल कहां है। तो देखिए, कपिल को लेकर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है, तलाश की जा रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि कपिल ही बता सकता है पुलिस को कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, देखिए, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो अपने पीछे सवाल छोड़ जाती हैं। प्रिया की कहानी की भी कुछ ऐसी ही कह रही है। बताइए जरा, अब तक क्या कुछ सामने आया है? क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है? क्योंकि कपिल ही प्रिया के आखिरी बार उसके साथ था। बिल्कुल, देखिए, कपिल की तलाश के लिए पुलिस ने उसके गृह क्षेत्र खंडवा के गांव में एक पुलिस की टीम भी भेजी है, जहां कपिल नहीं मिला है जी। हालांकि जो कपिल के परिजन हैं वो खुद भोपाल पहुंच गए हैं और उन्होंने थाना चूना भट्टी पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसका बेटा नहीं है, वो गुमशुदा है, उसका फोन बंद आ रहा है। तो उनके पिता से भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, यहां तक कि वो भोपाल में किस जगह पर रहता है ये भी उन्हें नहीं पता था, लेकिन लड़का सीधा था। अब प्रिया के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि कपिल पहले ही 1-1.5 साल पहले उसे धमकाता था, फोन पर उससे बातचीत करता था और कई बार धमकाने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद परिजनों ने उसे समझाइश दी तो ये घटनाक्रम रुक गया। लेकिन बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई या फिर से उन दोनों की बातचीत शुरू हुई, इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं, क्योंकि प्रिया ने इसके बाद घर पे कोई जानकारी नहीं दी थी। तो परिजनों को आशंका यह है कि कहीं उसे रास्ते से किडनैप किया गया, फिर कपिल उसे धमकाकर अपने पास बुलाया, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और हत्या की गई। प्रिया के पिता कैलाश से हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर बच्ची छत से गिरती तो उसके सिर पर चोट आती, पैर टूटता या फिर खून बहता, लेकिन उसे कहीं इस तरह की चोट नहीं थी, बल्कि शरीर पर मारपीट जैसे निशान थे, खरोच के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। ऐसे में किसी तरीके की दुर्घटना होने की आशंका गहराती है। हालांकि सबसे जो अहम कड़ी है वो कपिल तुषार ही है। जब तक वो पुलिस के हाथ नहीं चलेगा तब तक बहुत सारी स्थितियां जो है वो साफ नहीं हो पाएंगी। भोपाल की चूनाभट्टी पुलिस इस मामले को लेकर अलग अलग टीमों का गठन किया है। एक टीम, जैसा मैंने पहले बताया, कि खंडवा में है, दूसरी टीम भोपाल में भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर कपिल कहां गया। उसका फोन बंद है तो आखिरी लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ रही है। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, प्रिया के घर में जिस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है आकाश, और इससे पहले उसके भाई की भी जान चली गई थी तालाब में डूबने से। एक साथ पेरेंट्स के लिए 2 मौत बर्दाश्त करना ये आसान तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जांच आगे बढ़ रही है। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन में भी कपिल का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जांच अब आकाश किस तरह से आगे मोड़ ले रही है? क्या प्रिया की कोई कांटेक्ट में कोई कुछ सामने आया है? जांच में कुछ खुलासा हो पाया है? कॉल डिटेल खंगाली जा रही है? इसके साथ ही ये भी आप बताइए कि क्या जो प्रिया की कोई दोस्त, कोई सहेलियां, क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? प्रिया ने उन्हें कुछ बताया हो? ये फिलहाल परिजनों से पूछताछ की गई है, क्योंकि अभी जो परिजनों से पूछताछ हुई इसमें कपिल तुषार के ऊपर ही शक परिजनों ने भी जताया है और जरूरत के अनुसार पुलिस आगे प्रिया के दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है। अगर उन्हें इस तरीके की कोई डिटेल या आशंका नजर आती है इस पूरे मसले को लेकर तो बातचीत हो सकती है। जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि प्रिया ये बताकर गई थी कि वो स्कूल जा रही है, वहां पहुंचने के बाद वो फोन भी करती है कि वो पहुंच चुकी है, फिर अचानक से सीधे 2:30-2 बजे फोन पहुंचता है और माता पिता को पुलिस सीधा जिला अस्पताल बुलाती है। तो इस बीच में जो 9 बजे से 2 बजे के बीच का समय है, इस बीच में प्रिया के साथ क्या हुआ,
ये वाकई में या तो कपिल बता सकता है, अगर कपिल के पास हो गई या कपिल ने उसे बुलाया या उस वक्त क्या हुआ। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो कपिल तुषार ही है। जब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है, पुलिस को कई अहम सुराग जो लगने हैं वो साथ नहीं लग पाएंगे। हालांकि जो उसके परिजन हैं उनसे भी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि कपिल के परिजन भी यहाँ पहुंचे हैं, तो उन्हें भी कहा गया है कि आप अपने बच्चे को ढूंढ कर लाइए यहाँ पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो अनसुलझे सवाल हैं, कहीं ना कहीं इनका जवाब कपिल के पास होगा और इसीलिए कपिल की तलाश अब की जा रही है। चलिए, आप जांच पर लगातार नजर बनाकर रखेगा, जैसे कोई अपडेट मिलेगा जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। शुक्रिया आकाश। तो देखिए, प्रिया की मौत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब बात करेंगे स्लॉटर हाउस में गौ हत्या के मामले की। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में गौमांस से भरा हुआ ट्रक पकड़े जाने के बाद से आपको बता दें, सियासी बवाल शुरू हो गया और यह बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी का भी अब सामने सामने है, तो वहीं कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। भोपाल के जिस स्लॉटर हाउस से यह ट्रक निकला था वो निगम का है, जिसे निगम ने ठेके पर दे रखा था। आखिर यह पूरा मामला क्या है और क्यों बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये बवाल मचा है क्योंकि भोपाल में 25 टन गौमांस का ट्रक पकड़ा गया। एक कारण ये भी है कि जिस स्टॉलर हाउस से ये ट्रक निकला था वो नगर निगम का है, जिसे निगम ने ठेके पर दे रखा है। भोपाल में 17 दिसंबर को पकड़े गए ट्रक में मिले मांस की पुष्टि गौमांस की होने के बाद गुरुवार को जहां हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं शुक्रवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी। इसके विरोध में कांग्रेस ने निगम कार्यालय का घेराव किया। भोपाल में गौमांस मिलने के मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। भोपाल के नगर निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस प्रवक्ता अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये माता मंदिर स्थित नगर निगम का कार्यालय है और हाथ में गाय का पोस्टर है और जिसमें लिखा है गोपालक के राज में गोकशी बंद करो, क्योंकि बीते दिन भोपाल में गौमांस पकड़ने का एक मामला सामने आया था और कल हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भी कमिश्नरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। क्या मांग है आप लोगों की, क्या जानकारी मिली है? देखिए, डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कैसे ये गौ का मांस विदेश ले जाया जा रहा है, कौन इसमें लोग जिम्मेदार हैं? हालांकि जिस स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला था उसे गुरुवार को ही सील कर दिया गया। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौमाता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौमाता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा और जो गौमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला उस अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस को पिछले महीने ही शुरू किया गया था। इसका निर्माण 35 करोड़ की लागत से किया गया था। मामला सामने आने के बाद फिलहाल स्लॉटर हाउस को सील कर संचालक असलम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए आप, ये बवाल मचा हुआ था और जिस तरह से हंगामा हुआ, अब आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं कि 1 महीने पहले शुरू हुआ आधुनिक स्लॉटर हाउस, जो कि 35 करोड़ की लागत से आपको बता दें तैयार किया गया था। यह आधुनिक था, पूरे 35 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। इसके साथ ही असलम कुरैशी नाम के शख्स को ठेका दिया गया था। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकला तो हिंदू संगठन ने पीएचक्यू के सामने ट्रक को रोक दिया था। तो वहीं आप देखिए, ट्रक में 26 टन मांस मिला, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं और 8 जनवरी को रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में आपको बता दें ट्रक में गौमांस होने की पुष्टि होती है। यह सब पुष्टि हो जाती है और जैसे ही पुष्टि होती है यहीं से शुरू होता है विवाद। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील किया गया। इसके साथ ही आप देखिए 9 जनवरी को कांग्रेस ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और इसका विरोध हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की भागीरथपुरा के मामले की। जिस तरह से जो बैठक हुई है दूषित पानी को लेकर, इस बैठक में क्या कुछ निकला है
यह आपको बताएंगे। इंदौर से बड़ी खबर, भागीरथपुरा के मामले पर समीक्षा बैठक हुई है। भोपाल से आई टीम ने मामले पर गहन चर्चा की। कलेक्टर, निगम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी रणनीति पर अधिकारियों ने चर्चा की। इस बैठक में, समीक्षा बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। तो बोरवेल से कनेक्ट मेन लाइन होगी सील, 6 जोन में बांटा जाएगा भागीरथपुरा इलाका। ये बैठक की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और हर इलाके का एक प्रभारी होगा, नियुक्ति होगी। पूरे शहर की वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। शनिवार से यानी कि आज से पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल अभियान की शुरुआत की जा रही है। बैठक का ये मकसद था। बैठक हुई है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए। नगर निगम के लोगों के साथ, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सबके साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो, और आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ मतलब शहर के पूरी, मतलब इंदौर पूरे शहर को भी एक तरह से जो एक क्राइसिस आई है, सिर्फ इसको भागीरथपुरा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है या जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, उस पर काम करना। तो बैठक हुई है। बैठक को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, जिस तरह से बैठक हुई है, कई अहम विषयों पर इसमें चर्चा हुई है। दूषित पानी की समस्या से कैसे निजात मिले, इस समाधान को लेकर चर्चा हुई। बताइए जरा क्या कुछ बैठक में हुआ, और ये भी बताइए कि अभियान की जो शुरुआत आज से होने जा रही है किस तरह होगी, किस तरह से जोन में बांटा जा रहा है, किसकी ड्यूटी होगी और किस तरह से यहां पर काम किया जाएगा। जी देखिए, इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने के कारण लोगों की तबीयत खराब हुई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए, तो कई लोगों की मौत भी हुई है इस पूरे मामले में। वही अब लगातार अधिकारी वहां पे पहुंच रहे थे, वहां का जो जायजा है वो ले रहे थे। मामला ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा था वहां पर। जो वहां के रहवासी, उनमें आक्रोश भी था। वो लगातार ये बोल रहे थे कि वो कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, पर उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिस वजह से नतीजन ये रहा कि कई लोग बीमार हुए, कई लोग अस्पताल में भर्ती है। वही अब अधिकारियों ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बीती देर शाम उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो भागीरथपुरा क्षेत्र है, वहां पर 6000 परिवार रहते हैं, तो 6000 परिवारों को देखते हुए पूरे क्षेत्र को अब 25 जोनों में बांटा जाएगा और हर जोन का एक प्रभारी रहेगा जिसको नगर निगम से ही चयनित किया जाएगा। उसका काम रहेगा कि हर घर में जाकर ये सुनिश्चित करना कि वहां पर कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर दूषित पानी पीने की वजह से और कोई उनके परिवार में और कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है। इसी के साथ उन लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। पानी को पीने के कैसे इस्तेमाल करना, उसका सही तरीका बताया जाएगा। वही जो मीडिया से चर्चा की है अधिकारियों ने, उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे ओवरहेड टैंक है उसकी जांच की गई है, 2 से 3 बार जांच की गई है। कल भी जांच की गई थी, उसमें वो जो पानी है पूरी तरीके से शुद्ध पाया गया, उसमें कोई भी बैक्टीरियल मौजूदगी नहीं मिली है। इस वजह से हो सकता है संभवतः 12 या 13 तारीख को इस ओवरहेड टैंक का पानी पूरे शहर में सप्लाई कर दिया जाएगा। वही इसी के साथ शुद्ध पेयजल अभियान भी आज से चालू करने की बात यहाँ पे कही गई है, जो मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। पूरे प्रदेश स्तर पर ये लेवल, पूरे प्रदेश स्तर पर ये काम किया जाएगा, जिसमें जो पानी को लेकर अवेयरनेस रहती है वो लोगों में फैलाई जाएगी। जो है अलग अलग एक्टिविटीज इसमें कर पाई जाएगी। घर घर जाके जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, तो तमाम चीजें इसमें शामिल रहेंगी। वह इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला है, एक अहम बात उन्होंने ये भी बोली है कि जो ओवरहेड टैंक्स है, पूरे शहर में जो ओवरहेड टैंक्स है वहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम लगाने की भी चर्चा की है। यानी अब जो है रियल टाइम में आपको डेटा मिल सकेगा कि जो पानी उसमें है वो कैसा है, शुद्ध है कि नहीं और उसमें कोई बैक्टीरियल मौजूदगी तो नहीं है। तो उसके ऊपर भी चर्चा की गई है, जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये तब कब, ये जो बैठक में हुई है बातें, ये सब कब तक चलेगा? क्योंकि अफसर पहले भी बदलते रहे, कुर्सियां पहले भी बदलती रही, फाइलें बदली, लेकिन काम जमीन पर कुछ नहीं हुआ और नतीजा ये कि 18 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तनुश्री जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
और अब बात करेंगे नक्सलवाद के खात्मे की, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ एक के बाद एक कामयाबी भी लगातार मिल रही है। या तो नक्सली हथियार डाल रहे हैं, या फिर पुनर्वास का रास्ता चुन रहे हैं, या फिर एनकाउंटर में ढेर किए जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कई बड़े इनामी नक्सली मारे गए हैं और कईयों ने मुख्य धारा में शामिल होने का भी रास्ता चुना है। इसी कड़ी में एक बार फिर नक्सलियों ने सरेंडर किया। संख्या 63 है और सब आपको बता दें, अगर सबकी बात की जाए तो कुल 1 करोड़ 19 लाख का इन तमाम नक्सलियों पर इनाम था। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में एक साथ 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में डीवीसीएम रैंक के 7 नक्सली शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सल मामले में दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक अहम कामयाबी मिली है। आज 63 इनामी नक्सली दंतेवाड़ा में सरेंडर करने पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि ये 63 इनामी नक्सली हैं, जिसमें से 18 महिला और 45 पुरुष शामिल हैं। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के इनामी नक्सली पहुंचे हैं। इसमें से 7 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम, बाकी पर 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, इस तरीके से 1 करोड़ 19 लाख के ये इनामी नक्सली हैं। अलग अलग डिवीजन, अलग अलग इलाके में सक्रिय नक्सली यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज एक बड़ी अहम कामयाबी दंतेवाड़ा पुलिस को मिली है। सरेंडर करने वाले 63 नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में इन नक्सलियों का लीडर मोहन कर्ती भी शामिल है। मोहन 20 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। मैं 2005 में भर्ती हुआ हूँ सर, 2026 तक 20 साल था। 20 साल से तुम नक्सली? जी, 20 साल से मैं शुरू से लेकर पश्चिम बस्तर डिवीजन का छात्र संगठन अध्यक्ष रहा सर। इतने लंबे समय से तुम वहाँ पर थे दलम में, अब वहाँ की परिस्थिति में क्या ऐसा फर्क लग रहा है कि अब तुमको लग रहा है कि सरेंडर कर दें तो ही ज़्यादा बेटर है? जी, सरेंडर करना है तो सरकार का एक नीतियाँ है सर। अब 2026 31 मार्च का एक डेडलाइन है और नक्सली उन्मूलन एक अभियान निकालें। अभियान निकालने के बाद लगातार मुठभेड़ होना, मुठभेड़ में मारा जाना और एनकाउंटर करके मारा जाना, और उसमें मरते मरते ही आधे से आधे एचजेडसी, डीवीसी, सीसी स्तर तक और हजारों कामरेड्स समर्पण हुए हैं। 20 साल से तुम वहाँ थे संगठन में जुड़े हुए, कितनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ में तुम शामिल थे? मैं मुठभेड़ बोलने से ओथी में एक मुठभेड़ हुआ है सर, उसमें 8 कामरेड शहीद हुए थे और उस मुठभेड़ में शामिल रहा। और दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक साथ 63 नक्सलियों का सरेंडर दंतेवाड़ा पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और एक बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि लगभग जो माओवादी संगठन है वो नेतृत्वहीन, दिशाहीन हो चुका है और जितने अभी बचे कुछ कैडर्स हैं वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो डीवीसीएम रैंक या कंपनी, पीएलजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं जिन पर 8 लाख का इनाम होता है, ऐसे 7 माओवादी हैं। ईसीएम रैंक के लगभग 7 माओवादी हैं और फिर अन्य रैंक है जो कि हम लोगों ने प्रेस नोट में जारी किया है। तो ये दिखा रहा है कि उनका जो संगठन है वो एकदम ख़त्म हो चुका है।